नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो हम बच्चों पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या का इम्पोर्टेंट टॉपिक जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह टॉपिक आरएएस, आईएएस से लेकर आपकी रीट, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, एसएससी, बैंक सभी के लिए काफी उपयोगी है। अतः मेरी सलाह है कि आप इसको अच्छे से याद करें। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ेंगे। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ, बदल कर दिखाओ। तो आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे जनसंख्या का टॉपिक जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत। जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत की बात की जाए तो इसके जनक जो हैं वो हैं थॉमसन और नोटेस्टिन। जो जन्मदाता हैं, फाउंडर हैं जो जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत के, वो माना जाता है थॉमसन और नोटेस्टिन को। इसके बाद भी बहुत सारे अर्थशास्त्री और भूगोलवेताओं ने इस सिद्धांत में अपना नया नया मत दिया है, पर जो जन्मदाता जिनको खोजकर्ता बोला जाता है वो हैं थॉमसन और नोटेस्टिन। अगर इसको हम उपयोग की दृष्टि से देखें कि सबसे ज्यादा जो यूजफुल है इस चीज का, जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो यूज है, कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो बात आती है स्टूडेंट्स कि जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए। वर्णन की हम बात करें तो हमने पिछले 3-4 टॉपिक में इस चीज को क्लियर कर लिया कि जनसंख्या वितरण क्या है, घनत्व क्या है, वृद्धि क्या है। ये सब जनसंख्या का वर्णन है एक तरह से। फिर ये जो जनसंख्या के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां ली है, पढ़ी है, उन सब को एक सिद्धांत के तरह, एक सिद्धांत में रख कर हम कैसे अध्ययन करें, इस चीज को बोलते हैं जनसंख्या का वर्णन। इतिहास से लेकर आज तक अमुक देश की, विश्व की या किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या किस तरह बढ़ी, कितना जन्म दर रहा वहाँ, कितना मृत्यु दर रहा वहाँ, ये सब जानने के लिए हम पढ़ते हैं जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत। और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान की बात करें तो भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान होता है स्टूडेंट्स कि अगले टाइम में आने वाले 10 साल के बाद में फिर से अगर हम जो जनसंख्या की जनगणना करेंगे, उस समय कितनी जनसंख्या हो सकती है विश्व की, किसी पर्टिकुलर देश की या किसी क्षेत्र की, कितनी जनसंख्या, कितने लोग नए जन्म लेंगे, कितनी मृत्यु दर होगी वहाँ, कितने खत्म हो जाएंगे, ये सब हम पूर्वानुमान के लिए, इसका पहले से ही अनुमान लगाने के लिए हम पढ़ते हैं जनांकीकीय संक्रमण सिद्धांत। इसका उपयोग समाज जब अशिक्षित अवस्था, ग्रामीण, खेतीहर आदि अवस्थाओं से उन्नति कर साक्षर, नगरीय, औद्योगिक अवस्था की ओर होता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। क्या बताया मैंने कि समाज जब ऐसी अशिक्षित अवस्था से साक्षर, ठीक है, अशिक्षित की बात की जाए तो अशिक्षित मतलब निरक्षर जो देश है, जनसंख्या है, वो अगर साक्षरता की ओर बढ़ रहा है, साक्षर हो रही है जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या है जिसकी अधिकतर, वो अगर नगरीय होती जा रही है, खेतीहर लोग हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, वो उद्योगों की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसित हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रदेश की जो जनसंख्या है वो परिवर्तित हो रही है।
वहाँ की जनसंख्या में उच्च जन्म दर है वो निम्न जन्म दर पर आ रही है। मृत्यु दर जो है उच्च है वो भी निम्न मृत्यु दर पर आ रही है। ठीक है, अगर रेखा चित्र से हम बात करें, इसकी रेखा चित्र से हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाना चाहें तो मैंने यह रेखा चित्र लिया है। इसमें आपको बताना चाहूंगी मैं कि देखिए, इस तरफ मैंने लिया है अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर, इतना ही डाला है मैंने, मतलब जनसंख्या। जो अशिक्षित व्यक्ति है वो शिक्षित हो रहा है, जो ग्रामीण है वो नगरीय बनता जा रहा है, और जो खेतीहर है वो औद्योगिक बनता जा रहा है। इसके बीच की ये जो दूरी है यह है संक्रमण। यहाँ से यहाँ पहुँचने में किन किन अवस्थाओं से व्यक्ति को गुजरना पड़ रहा है वो है संक्रमण। जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये है, ये कह रहा है हमें, सीधी बात करें इसकी तो यह है कि अशिक्षित, ग्रामीण, खेतीहर जो जनसंख्या है वो शिक्षित और नगरीय और औद्योगिक बनने के लिए जिन स्टेपों से गुजर रही है, जिन अवस्थाओं से गुजर रही है, वो ही हमारा क्या है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पहुँचने के लिए सबसे मुख्य जो आधार माना है मेन, वो 5 अवस्थाओं को माना है। 5 अवस्थाओं को, कौन सी है वो 5 अवस्थाएं, क्यों माना है उनको आधार, तो इसकी बात करने के लिए हम बात करते हैं कि सबसे मुख्य, अगर हम बात देखें संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो उनकी रिपोर्ट्स भी इन्हीं 5 अवस्थाओं पर आधारित होती है। जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या की बात करता है, विश्व की जनसंख्या की या किसी देश की जनसंख्या की बात समझाना चाहता है, बात करता है, पूरा अनुमान लगाता है, तो वह इन 5 अवस्थाओं से ही होकर उनके विचार गुजरते हैं। इसीलिए हमने ये आधार माना है इन 5 अवस्थाओं को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के रूप में। इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखिए आप, पहला जो सिद्धांत है वो है उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर। पहले आप ये समझिए, फिर हम रेखा चित्र पर जाएंगे। ठीक है, उच्च जन्म दर होगी और उच्च ही मृत्यु दर होगी तो आप एक अपना नॉर्मल दिमाग लगाइए कि जहाँ जन्मेंगे उच्च, मतलब जन्म की दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पर ही मृत्यु दर भी अगर काफ़ी ज़्यादा है तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती। जितने जन्म रहे हैं उतने ही लोग अगर ख़त्म होते जाएंगे तो कैसे जनसंख्या बढ़ेगी? तो यहाँ जो वृद्धि दर है वो बिल्कुल मंद है, बिल्कुल कम है। बात अगर दूसरे स्टेप की करें तो यह है कि ये उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च तो है परंतु गिरती हुई को बता रहा है। ये दूसरा जो स्टेप है ये क्या बता रहा है, दूसरी अवस्था ये बोल रहा है कि जन्म दर तो अभी भी उच्च है। इसके नेक्स्ट अगर अगले पड़ाव में हम पहुंचे तो वहां क्या है कि जन्म दर तो अभी भी उच्च है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो उच्च तो है परंतु गिरती हुई, मतलब कुछ गिरने लगी है, कम होने लगी है। कैसे होती है मृत्यु दर कम? तो ये भी हम सब जानते होंगे कि मृत्यु दर कम करने के लिए सबसे जो मेन जो रीजन है वो है साइंस। साइंस जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारे सामने बहुत सारी बीमारियों का समाधान ला रही है। धीरे धीरे उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है मानव को, तो मृत्यु दर गिरती जा रही है। तो दूसरे में हम पढ़ेंगे कि उच्च तो जन्म दर तो है लेकिन मृत्यु दर गिर रही है, यानी कम हो रही है। पहले जितने लोग खत्म हो रहे थे उतने लोग अब खत्म नहीं हो रहे हैं। बात अगर थर्ड स्टेप की करें तो इसमें क्या है कि उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। जन्म दर क्या है, फिर उच्च, तीनों स्टेपों में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है उच्च जन्म दर। यहाँ भी जन्म दर क्या है, उच्च है,
लेकिन मृत्यु दर यहाँ है मध्यम। मध्यम कैसे? यहाँ गिर रही थी, दूसरी जो अवस्था थी वहां मृत्यु दर कम होने लग गई थी, अब यहाँ मध्यम है, मतलब बिल्कुल कम तो नहीं हुई है लेकिन ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ खत्म हो रहे हैं, मतलब वो मध्यम स्तर को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ वृद्धि कैसे होगी? यहाँ वृद्धि तीव्र होगी। कैसे? कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हो कि जन्म दर उच्च है, वो तो उच्च की उच्च बनी हुई है जन्म दर, और मृत्यु दर भी कम हो गई, तो फिर तो जनता बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसमें जो जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र है, थर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। फोर्थ में हम बात करें जन्म दर की तो वो मध्यम आ जाएगी। लगातार हमने ऊपर पढ़ा, तीनों स्टेपों में ये उच्च बनी हुई थी जन्म दर, जो अब क्या हो गई? मध्यम हो गई है। और निम्न मृत्यु दर जो पिछली बार थर्ड में मध्यम थी, वो अब कहाँ आ गई? वो निम्न पर आ गई। कैसे? वो ही मैंने बताया आपको कि जितना डेवलप कंट्री है, जितना विकसित देश है, वो वहाँ की जनसंख्या को उतनी ही ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, तो धीरे धीरे मानव की मृत्यु दर कम होती जा रही है। वो भयंकर जो महामारियां आती है, संक्रमित बीमारियां आती है, उससे लड़ने के लिए उस देश के पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ की डेवलप हो गई है, इसलिए मृत्यु दर यहाँ फोर्थ में आते आते निम्न हो गई, मतलब मृत्यु दर तो हो ही नहीं रही, और जन्म दर भी मध्यम हो गई, जन्म दर भी अब उच्च नहीं है। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। लास्ट अगर बात करें हम फिफ्थ की, तो यहाँ है निम्न तो जन्म दर क्या है? निम्न है यहाँ। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो 3 स्टेपों में लगातार उच्च बनी हुई थी जन्म दर, फोर्थ में जो मध्यम बनी हुई थी, अब वो निम्न बन गई है। यहाँ आप बात करें हम शिक्षा की, नगर की और औद्योगिक की, अभी जो पीछे पढ़ा था हमने, वो ही बात आ गई कि अब हम इस स्टेप में पहुंच गए। ठीक है, तो निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर तो फोर्थ स्टेप में ही निम्न आ गई थी, तो वो है निम्न मृत्यु दर। तो यहाँ क्या होगा? वृद्धि दर कैसी होगी? यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी बिल्कुल स्थिर। कैसे? कि जन्म दर और मृत्यु दर अगर दोनों निम्न है तो ये तो होना ही था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इस रेखा चित्र को और इसके माध्यम से पढ़ते हैं। आप अगर बोर्ड की एग्जाम देनी है आपको, या आरएस वगैरह की रिटर्न वाली जो एग्जाम देनी है, उसमें आपको ये रेखा चित्र जो है ये आपको जरूर बनाना है। बहुत इजी है, आप बस देखिए इसको ध्यान से। हमने इधर चुना है जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष। हमने 10, 20, 30, 40, 50 तक इसको मेंशन किया है कि प्रति 1000 लोगों पर प्रत्येक वर्ष में कितने व्यक्ति जन्म रहे हैं और कितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये आंकड़ा इसका जो खड़ा वाला है अपना कॉलम, ये बता रहा है। ठीक है, जो नीचे का कॉलम है, इधर हम बात करें तो ये समय को दर्शा रहा है कि कितने समय में, कौन से समय में कहां पहुंचे विश्व की जनसंख्या। ठीक है, अगर अपन बात करें प्रथम अवस्था की, तो यहाँ कौन से देश हैं? सबसे पहले तो हम प्रथम अवस्था की बात करें तो हमने पढ़ लिया है बच्चों कि जन्म दर उच्च, मृत्यु दर भी उच्च। तो यहाँ थोड़ा सा तो अगर आपको नॉलेज है तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ देश है अफ्रीकन। ठीक है, कौन से देश हैं यहाँ? अफ्रीकन देश हैं। वर्षा वनों के आदिवासी इसमें शामिल हैं। सूडान यहाँ शामिल है, अफ्रीकन देश। कांगो और घाना, ये जो अफ्रीकन देश हैं वो इस प्रथम अवस्था में हैं आज भी। यहाँ जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, अतः वृद्धि बिल्कुल मंद है, जनसंख्या वृद्धि मंद है। बात अगर अपन दूसरी अवस्था की करें
तो दूसरी अवस्था में भी अफ्रीकन देश हैं, अंगोला, रोडेशिया और सोमालिया जैसे अफ्रीकन देश दूसरी अवस्था में है। दूसरी अवस्था में भी हमने पढ़ा था कि जन्म दर तो उच्च की उच्च बनी हुई है, मृत्यु दर गिरती हुई है तो उच्च, लेकिन कुछ गिरती हुई है। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि अब मंद नहीं है, अब यहाँ आते आते मध्यम हो गई है। बात अगर तीसरी अवस्था की करें, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सब की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है थर्ड अवस्था। क्यों? इसका कारण क्या है? एक तो कारण है ये अपना देश जो इंडिया है वो स्टैंड कर रहा है इस अवस्था में। ठीक है, भारत देश तीसरी अवस्था में है इस वक्त। तीसरी अवस्था हमने पढ़ा था, तीसरी अवस्था में क्या था? जन्म दर उच्च की उच्च बनी हुई है, मृत्यु दर गिरती हुई, मध्यम मृत्यु दर है जो न ज्यादा है और न कम है, मध्यम है। इसलिए यहाँ वृद्धि क्या है? तीव्र है, क्योंकि जन्म दर तो उच्च और मृत्यु दर आते आते मध्यम हो गई है। इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो तीव्र है। देखिए आप, ये जो ऊपर रेखा चित्र में ये वाला आंकड़ा है, ये वाली जो लाइन है ये बता रही है जन्म दर और ये बता रही है नीचे वाली मृत्यु दर। तो आप ध्यान से देखिए, पहली जो अवस्था थी इसमें दोनों इक्वल चल रही है, दोनों बराबर चल रही है, यानी स्थिर, मंद, स्थिर ही नहीं मंद थी यहाँ, क्योंकि जितने जन्म रहे थे उतने ही मृत्यु को प्राप्त हो रही है जनसंख्या, तो जनसंख्या बढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे स्टेप में हम आए तो जन्म दर यूं की यूं बनी हुई है, जन्म दर वो की वो बनी हुई है उच्च, और मृत्यु दर ज्यादा तो है, उच्च तो है, लेकिन गिरती हुई। ठीक है, क्या है? गिरती हुई। ज्यादा तो है ही, क्योंकि अपन ने 50 तक दर्शाया है इसको, तो 25 से ऊपर अगर है तो उच्च तो है जन्म दर, लेकिन क्या है? गिरती हुई। ये दूसरी अवस्था हो गई। अब हम बात तीसरी की कर रहे हैं, इंडिया वाले की। तो इसमें क्या है? देखिए आप, जो ऊपर का ग्राफ है जो जन्म दर को बता रहा है वो क्या कह रहा है कि जन्म दर ऊंची है अभी भी। क्यों? 25 तो यहाँ आते आते होगा, तो जन्म दर अब अभी भी क्या है? ऊंची ही है। लेकिन मृत्यु दर देखिए आप, मृत्यु दर आते आते यहाँ स्टैंड हो गई, यानी कि ये कोई लगभग 25 के लमसम आ गई मृत्यु दर। तो इसका मतलब हम यहाँ बता सकते हैं कि जनसंख्या तीव्र है। भारत के अलावा इसमें कौन से देश और हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो अपने देश हैं पड़ोसी, श्रीलंका है, क्यूबा है। ठीक है, ये देश इसी में आते हैं। क्यूबा अमेरिकन देश है, क्यूबा। केन्या है, केन्या अफ्रीकन देश, क्यूबा अमेरिकन देश, श्रीलंका जो अपना पड़ोसी देश दक्षिण में जो स्थित है, और भारत। ये सब कौन है? ये सब तीव्र जनसंख्या में आते हैं थर्ड स्टेज में। ठीक है, बात अगर फोर्थ स्टेज की करें तो फोर्थ स्टेज में सबसे पहले तो आप ग्राफ देखिए कि जो जन्म दर है वो भी फोर्थ में मध्यम हो गई है। फोर्थ में जन्म दर भी कहाँ आ गई? मध्यम आ गई है, और मृत्यु दर तो निम्न हो गई है, मृत्यु दर तो निम्न हो गई है। इसमें देश आ जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र, चीन, बांग्लादेश, मलेशिया आदि सब। जबकि थर्ड में हम बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब थर्ड में आ गए थे, केन्या, क्यूबा वगैरह। और जो थोड़े डेवलप कंट्री हैं आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, बात करें मलेशिया, बांग्लादेश जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है वो फोर्थ स्टेज में है, आप याद रखिएगा। और जो चीन है, हमारा कॉम्पिटिटिव देश चीन जो है वो भी फोर्थ स्टेज में स्टैंड कर रहा है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश। बात अगर फिफ्थ स्टेज की करें तो देखिए यहाँ देश आ रहे हैं ब्रिटेन, जर्मनी और जापान। बिल्कुल जो डेवलप कंट्री हैं आज के समय, वो देश कौन सी स्टेज में हैं? फिफ्थ में है। और क्या है यहाँ फिफ्थ स्टेज में? तो देखिए यहाँ वृद्धि दर तो है स्थिर,
वृद्धि दर तो क्या है, बिल्कुल स्थिर हो गई। और रेखा चित्र देखिए, आप रेखा चित्र से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ जो जन्म दर वाली यहाँ नीचे आ गई, बिल्कुल निम्न तो जन्म दर हो गई और निम्न ही मृत्यु दर हो गई, मतलब जनसंख्या बिल्कुल स्थिर हो गई। जितने लोग जन्म रहे हैं उतने ही खत्म हो रहे हैं, वही सेम कहानी पहले जैसी हो गई। मतलब जो जन्म रहे हैं, लगभग जो जितने बच्चे जन्म लेते हैं उतने बूढ़े होके जो अपने टाइम से जाते हैं वो चले जाते होंगे, क्योंकि वैसे जो अकाल मौत होती है या मृत्यु दर होती है वो तो बिल्कुल कम है। यहाँ जो बीमारियों से या बिना समय के जो मृत्यु होती है वो बिल्कुल नहीं है यहाँ। वजह मैंने अभी बता दिया आपको कि स्वास्थ्य सुविधाएं, जितना डेवलप कंट्री है उतना ही स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देगा, अपनी जनसंख्या के स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रिसर्च ज़्यादा करेगा और सबसे पहले वो स्वास्थ्य की ओर लोगों को जागरूक करेगा, उनका ध्यान रखेगा। तो ये सब देख लिया हमने, 5 स्टेज कैसे कैसे हैं, कौन कौन से देश कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अपना देश कहाँ है, ठीक है। और ये ऐसे करके 5 अवस्थाएं हमने पढ़ ली। इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से जनसंख्या जनांकीकी संक्रमण ज्ञात किया जाता है और जो पूर्वानुमान लगाया जाता है जनसंख्या का कि अगले 10 साल में कौन सा देश कहाँ स्टैंड कर सकता है, ये सब के लिए यह रेखा चित्र या मैं कहूँ ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको रटिए मत, आप इस चीज़ को इतने ध्यान से देख लीजिए। मेरा जो वीडियो है इसको आप ध्यान से सुनिए और अपना पेन कॉपी लीजिए और आप खुद इसको बनाने की कोशिश कीजिए 1-2 बार। आपको बिल्कुल कहीं रटने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये था अपना जनांकीकी संक्रमणीय सिद्धांत। मेरी उम्मीद है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिए ज़रूर। धन्यवाद बच्चों।